नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जिस एक टॉपिक की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज देखिए शुरुआत करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। आप सभी जानते हैं, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसी बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि किस तरह से यूरोपीय विभिन्न कंपनियां भारत में आती गई। प्रारंभिक उद्देश्य निश्चित तौर पर इन तमाम तरह की कंपनियों का भारत में आकर के व्यापार करना ही था, लेकिन व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे ये भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में दखलंदाजी करने लगी और समय के साथ सत्ता भी हासिल कर लिया और भारतीय लोगों को गुलाम भी बना लिया। तो ये यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे होता है, उसका शुरुआती चरण यहाँ पर पढ़ेंगे हम, जिसमें हम पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच कंपनी के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों जहाँ पर अक्सर देखा गया है कि एक दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहे। यहाँ का नेचर अगर आप पीवाईक्यू देखें, आप सबों ने निश्चित तौर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, यहाँ का नेचर हमेशा ही फैक्ट से जुड़ा होता है, फैक्चुअल होता है। बहुत आपसे कॉन्सेप्ट की बातें नहीं की जाएगी, कितने ईयर में आए, कौन आए, किनका नाम था, क्या पॉलिसी आया, किसने आने दिया, बस यही सारी चीजें। यानी कि जितनी फैक्ट मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताने वाला हूं, उतना बस आप तैयार कर लीजिएगा और 10 क्वेश्चन भी इस पर करूंगा, उसे सही से देख लीजिएगा, आपका काम लगभग बन जाएगा, 80% काम बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन बाहर से आ सकता है, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। वास्को डिगामा और भारत का समुद्री मार्ग। वास्को डिगामा, जब भी भारत की बात की जाती है तो हमेशा से ही वास्को डिगामा चर्चा में रहते हैं, है ना। तो वास्को डिगामा भारत पहुंचते कब है, सबसे पहले इसको लेकर के न जाने कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, आप सबों ने पीआईक्यू में देखा होगा। तो निश्चित तौर पर इसको एक बार अपने जहन में दोहरा लीजिए कि 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत में पहुंचते हैं। और भारत में जब ये पहुंचेंगे तो किस तट पर, ध्यान रखिए, पश्चिमी तट पर ही आते हैं। देखिए, पश्चिमी तट पर स्थित एक जो जगह है कालीकट, तो यहां पर ध्यान रखना है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसे जो है उसे अहमद इब्न मजीद यानी कि गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता प्राप्त हुआ। एक तरह से कह सकते हैं गुजराती व्यापारी था वो सहायता किया, उसी ने रास्ता दिखाया, उसी के माध्यम से एक तरह से यहां पर पहुंचे। तो इस यात्रा से होता क्या है, यूरोप से भारत का एक नया समुद्री मार्ग मिल जाता है। कहते हैं ना, अक्सर ये बोलते हैं कि भारत की खोज किसने किया, बचपन में पढ़ा था, क्या नाम होता है, वास्को डिगामा। तो यहाँ पर ठहर के सोचना है, हम बचपन वाली बात तो नहीं रही, अब हम अफसर बनने जा रहे हैं। तो क्या भारत की खोज वाकई वास्को डिगामा ने किया था? खोज करने का तात्पर्य यह होता है ना कि भारत कहीं खो गया था। क्या भारत कहीं कुंभ के मेले में खो गया था कि उसकी खोज करने आप निकले हैं? नहीं, दरअसल, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि क्या भारत का संपर्क यूरोप से नहीं था? क्या ऐसी बात है? बिल्कुल नहीं। इससे पहले हमने तुर्क के विषय में पढ़ा, किस तरह से अफगान, ईरान सब यहाँ पर आए, तो वो सारी चीजें हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। फिर बात क्या कही जाती है कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, दरअसल एक नया समुद्री मार्ग ढूंढा कि अगर यूरोप से हम चलते हैं तो हम भारत तक कैसे पहुंचेंगे, इस बात को लेकर के समुद्री मार्ग कैसे तय होगा, इतनी भर बात इसलिए बोल दिया जाता है अमूमन। मामला क्लियर है? तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखिएगा। कालीकट के शासक उस समय हुआ करते थे जमोरिन। यह एक तरह से कह सकते हैं कि पैतृक उपाधि रहा। और जमोरिन जब ये वास्को डिगामा वहां पहुंचते हैं कालीकट, तो जमोरिन इसका भव्य स्वागत भी अपने यहां करते हैं। वास्को डिगामा के आगमन से, अब वास्को डिगामा कहां से रहे ये तो आपको पता ही होगा, यहां लिख देता हूं, पुर्तगाल। तो पहला यूरोप से हमारा संबंध कहां से होगा? पुर्तगाल से। इसीलिए अगर अभी भी जाएं आप साउथ इंडिया के कई जगहों पर, तो बहुत सारे पुर्तगालीज जो हैं वह आपको मिल जाएंगे। तो इनके आने से भारत और पुर्तगाल के बीच संबंध मजबूत होना शुरू हुआ, एक नए युग की प्रारंभ हो गई। और यह संबंध कैसा होगा? उस वक्त राजनयिक संबंध तो नहीं होगा ना, फिर ये संबंध होगा कैसा? व्यापारिक संबंध। संबंध कई तरह के हो सकते हैं, राजनयिक हो सकता है, सामरिक संबंध हो सकता है, सांस्कृतिक संबंध हो सकता है, इसके अलावा व्यापारिक हो सकता है, सैन्य संबंध हो सकते हैं। तो ये संबंध व्यापार को लेकर के था। मैंने क्या कहा, ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जितने भी यूरोपीय आ रहे हैं व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। भारत व्यापार करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह उस समय हुआ करता था। खास करके देखा जाए, जब
वास्को डी गामा यहाँ पहुंचते हैं पुर्तगाल से, तो काली मिर्च के व्यापार से लगभग 60 गुना लाभ को कमा लेते हैं। अब जब ये भारत आया, काली मिर्च का व्यापार शुरू किया, भारत के लोगों को मसाला पसंद, 60 गुना यहां पर जो है 60 टाइम्स मुनाफा कमाया। तो जब ये जाता है, इसने क्या किया, अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी इस विषय में वास्को डी गामा ने बताया कि भाई साहब हम भारत गए थे और भारत जाकर के मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है अपने व्यापार में, और वो भी 1-2% नहीं, कितना, 60 गुना फायदा हुआ है। तो बताइए, बाकी व्यापारी भी ऐसे मार्केट जाना चाहेंगे ना, है ना। जैसे आप लोग को कहीं बताता होगा कोई कि भैया ऐसी जगह है कि फलाने जगह पे विंटर सेल लगा है, समय से पहले इतनी तारीख तक है, तो आप क्या करते हैं, पता करते हो कहाँ पर है, कैसे है, कितने पैसे में, और सब के सब दोस्त यार जाकर वहाँ टूट पड़ते हैं, खूब खरीदारी जम के करते हैं। ऐसा होता है ना। ठीक ऐसा ही व्यापारी भी सोचते हैं। तो इसी हिसाब से व्यापारी ने सोचना शुरू किया, और उसी के साथ शुरुआत होती है पुर्तगाली शासन व्यवस्था की। धीरे धीरे जो व्यापार करने आए थे क्या करने लगे, प्रशासन में दखलंदाजी करने लगे, और प्रारंभिक शुरुआत यहीं से मानी जाती है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बन के आया। आप देख लीजिए, आया था व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है वो पुर्तगाली वायसराय बनकर के गवर्नर बन के आ गया, और उसने हिंद महासागर में प्रभुत्व क्षेत्र, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल नीति का प्रतिपादन किया। एक तरह से इस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए बाकी व्यापारियों से कहा, और जो व्यापारी इस पॉलिसी को नहीं मानते थे, आपको पता है क्या किया जाता था, उसका जहाज डुबो दिया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर दूसरा, अफोंसो द अल्बुकर्क, ये 1509 ईस्वी में गवर्नर बनता है। ये कुछ फैक्ट हैं, चूंकि इस नाम पे प्रश्न पूछा गया है तो इसको जान लीजिए। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। देखिए किस तरह से विस्तार हो रहा है, व्यक्ति आ रहा है और गवर्नर बन करके व्यापार करने आया था, शासन कंपनी का हुआ, और किस तरह से प्रशासन में दखलंदाजी। उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ये। ठीक है, 1511 ईस्वी, अब क्या, मलक्का पर अधिकार कर लिया, मनोबल बढ़ जा रहा है, तो एक जगह गोवा छीना, दूसरा जगह अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यही बातें यहाँ पर जो है कही जा रही है। इसलिए आप देखेंगे गोवा साथियों भारत कब आजाद होता है, 1947 में ब्रिटिश के हाथ से, लेकिन गोवा तब हमारे पास नहीं था। गोवा भारत में कब मिलता है, 1962 में। तो गोवा किसके पास, पुर्तगाल का यहाँ पर तब तक आधिपत्य बना रहता है। ठीक है, तो गोवा में आप जाएंगे तो बहुत सारे पुर्तगालीज लोग, अभी भी कल्चर वहां का मिल जाएगा। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने जो है हरमुज पर यहाँ पर अधिकार होता है। देखिए किस तरह से धीरे धीरे अधिकार शुरू हो गया। अन्य गवर्नर अगर देखा जाए तो नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा, बहुत इनके कार्य के विषय में नहीं पूछेगा, नाम या कार्यकाल पूछ लेगा कि किस जगह के ये गवर्नर थे, तो पुर्तगाल के से आए थे, और ये कार्यकाल। ठीक है, अब पुर्तगालियों के दुर्ग और फैक्ट्रियां, जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो बहुत विस्तार से इन चीजों को लेकर के आपने पढ़ाई करी होगी। यहां पर हम बस कुछ चीजें देखेंगे फैक्चुअल, हमारे प्रीलिम्स के काम के अकॉर्डिंग। दुर्ग की बात किया जाए तो 1503 ईस्वी में कोची में भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग, यानी कि जो वो आप नाम जानते हैं अफोंसो द अल्बुकर्क द्वारा बनाया गया, जो गवर्नर है। तो यहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। कितने में, 1503 ईस्वी में, कहाँ पर, कोचीन में, और क्या, तो भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, यहाँ पर गवर्नर के द्वारा, अल्बुकर्क के द्वारा। ठीक है, अब 1505 ईस्वी में अंजी द्वीप एवं कन्नूर में दुर्ग बनता है फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा, ये दूसरा गवर्नर। तो इस तरह से ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। फिर फैक्ट्रियों की बात करेंगे तो यह 1500 ईस्वी में कालीकट में पहली फैक्ट्री लगता है, जो जल्दी ही नष्ट भी हो गया। उसी वर्ष कोचीन में नई फैक्ट्री यहाँ पर लगने की बात की गई। 1534 ईस्वी में फिर आगे चल के बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव चटगांव में फैक्ट्रियां स्थापित करने की यह अनुमति भी प्राप्त करता है। अब निश्चित तौर पर अगर यहां पर देखेंगे बंगाल के शासक से अनुमति प्राप्त करता है, तो पुर्तगाली लोग कहां थे, एक तरह से पश्चिमी घाट से दिख रहे थे, अब आपको ये पूरब में दिखना शुरू हो जाएंगे। तो बंगाल में पुर्तगाली गतिविधियां अब बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। मामला क्लियर आ रहा है ना। तो उससे क्या होगा, बंगाल की अगर बात करेंगे तो बंगाल में एक जगह है हुगली।
हुगली को समुद्री लूटपाट का इन लोगों ने अड्डा बना दिया। ठीक है, 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने हुगली की पुर्तगाली बस्तियों को फिर तंग आकर के नष्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान करने लगे। वहां पर 1000 से अधिक पुर्तगाली बंदी जो हैं वह बंदी बना ली गई। पुर्तगाली जो व्यापारी थे उनको बंदी बनाया गया और फिर जो है मामला आगे बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा पुर्तगाल के विषय में कहीं थोड़ा बहुत प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे चलकर जरा अंग्रेजों के विषय में देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब अंग्रेजों को पता लगा कि ये लोग जो गए हैं वहां पर बहुत ज्यादा इनको फायदा वगैरह हो रहा है ना, तो अंग्रेज भी पहुंच गया भारत, समुद्री माल तो मिल चुका था, तो ये भी यहाँ पर आता है। और आप जानते हैं अंग्रेज कहाँ से आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक कंपनी है। ठीक है, बाद में सत्ता की बात की गई। स्थापना 1599 ईस्वी में लंदन के व्यापारी, प्रारंभिक पूंजी जो है 30,133 पाउंड लगाया गया था, जो बाद में बढ़कर के 68,373 पाउंड। ये सब यहाँ पर किस चीज के लिए आए थे, इनका उद्देश्य क्या था, केवल और केवल व्यापार करना। कोई शासन पद्धति शुरुआत में इनके जिम्मे, इनके सोच में नहीं था। समय के साथ इनको लगा कि यहाँ पर शासन व्यवस्था भी कायम करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप था शासन व्यवस्था में, आधुनिक सोच नहीं था। दूसरी बात था कि इनको लगा था कि हम व्यापार करने आए हैं, अगर प्रशासनिक क्षमता भी हम हासिल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ जो धन है उस धन का शोधन हम आराम से कर पाएंगे, जो दादा भाई नेहरूजी ने अपने पुस्तक में लिखा। ठीक है, तो ये चीज जरा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आधिकारिक गठन की बात किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये पूछा जा चुका है। और फिर किनके द्वारा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा रॉयल चार्टर में इसको शामिल किया गया। नाम क्या था उस वक्त, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये नाम ध्यान रखिएगा, हालांकि बहुत नहीं पूछा जाएगा लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ, ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। उस समय भारत के शासक कौन रहेंगे, तो अकबर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ फैक्ट के बाद आगे, अंग्रेजों की फैक्ट्रियां जो है यहाँ पर आ गए, व्यापार करने को बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर फैक्ट्रियों का विस्तार कर रहे हैं। 1611 ईस्वी में देखा गया कि मूसलीपट्टम में इन्होंने पहला कारखाना इन्होंने लगा लिया, जो अस्थायी रूप से काम करता था। लेकिन आगे चल के इनको धीरे धीरे नजर आने लगा कि हमारे पास एक अस्थायी कारखाना होना चाहिए। तो 1613 ईस्वी में फिर से पश्चिम की तरफ पहुंचते हैं और वहां पर सूरत, जो गुजरात में पड़ता है, एक कारखाना लगाते हैं, जो परमानेंट फिक्स वहां करते हैं। थॉमस बेस्ट ने स्वाली में पुर्तगालियों को हराना शुरू कर दिया। अब देखिए कई यूरोपीय कंपनियां वहां पर हैं, पुर्तगालीज है, ब्रिटिश है, ये आपस में भी लड़ रहे हैं। भारत का संसाधन है लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपस में टकरा रहे हैं कि तुम यहां से निकलो तो इस संपत्ति पर हमारा अधिकार हो, या इनको लग रहा है कि ये पुर्तगालीज है तो इनके वजह से हम ठीक से व्यापार नहीं कर पा रहे, हमारी हानि हो रही है। तो शक्तिशाली अंग्रेज हैं, पुर्तगालीज से लड़ करके इसको हरा करके उसके जगह को हड़प रहे हैं, उसके बाजार को हासिल कर रहे हैं। ये सब भारत की जमीन पर हो रहा है। मुंबई की चर्चा किया जाए, ये तो दिलचस्प कहानी है, मतलब क्या ही कहे। 1662 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल से विवाह में मुंबई मिल जाता है। सोचिए जरा, दहेज में मुंबई मिल रहा है ना। चार्ल्स द्वितीय एक मतलब आप कह सकते हैं ब्रिटेन का शासक, पुर्तगाल से एक राजकुमारी से विवाह होता है, तो ये मुंबई इसको दहेज में देता है। भैया मुंबई तुम्हारा है, मुंबई है भारत का, सोचिए, लेकिन गिफ्ट में इसको दिया गया चार्ल्स द्वितीय को। ये आज भी ताजुब होता है, लेकिन ये है। 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सौंप दिया गया। और ये भाई साहब चार्ल्स द्वितीय को जब मुंबई गिफ्ट में मिला, मतलब दहेज में मिला, तो ये खुद तो रखा नहीं, खुद नहीं चला सकता था, तो क्या किया, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ काम कर रही थी, चला रही थी व्यापार, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा तुम्हें मुंबई चाहिए, हाँ भाई, तो कैसे चाहिए, 10 पाउंड वार्षिक किराया देना, केवल 10 पाउंड किराया, और मुंबई पूरा दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय ने। तो ये चीजें समझिए किस तरह से भारत के संसाधनों का बंदर बांट होता है, वो आप जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इससे समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर पुर्तगालीज आ चुके हैं, अंग्रेज आ चुका है, कई और जो वहां पर कंपनी है यूरोपीय कंपनी, उसको बहुत परेशानी होने लगा कि भैया ये लोग बहुत कमा रहा है वहां जाकर के, हम पीछे कैसे रह गए। एक तो बड़ी बात है कि जहां जहां अंग्रेज जाता है वहां फ्रेंच वाले जरूर जाते हैं। फ्रेंच लोगों को लगता था कि ये ब्रिटिश कैसे पहुंच गया, मैं पीछे कैसे रह गया, हालांकि वो रहते थे हमेशा पीछे ही, क्योंकि ब्रिटिश के पास नौसेना बहुत मौजूद था। पुर्तगाली नाविक बहुत अच्छे हुआ करते थे, वास्को डी गामा जिसकी मैंने चर्चा की, समुद्री रूट तक खोज लिया गुजराती व्यापारी की मदद से।
और ब्रिटिश उसको फॉलो करते हुए, शक्तिशाली नौसेना था, कहीं भी पहुंच जाता था। फ्रांसीसी उसको फॉलो करते हुए वहां पहुंचता था। यही इतिहास रहा, अफ्रीका में भी यही देखा गया, एशिया भारत में भी यही हुआ। इसके अलावा डेन की कंपनियां हैं, डेनमार्क की, वो सब पहुंचती है। तो डच की बात करते हैं। सबसे पहले भारत में पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में लगा। बंगाल में पहली कंपनी पिपली 1627 में, 1653 ईस्वी में चिंसुरा गुस्तावुस फोर्ट। तो ये सारे कुछ फैक्ट हैं जो मैंने देखा, एक दो बार किसी पीसीएस में आया, तो आपको पता होना चाहिए। फ्रांसीसी के विषय में निश्चित तौर पर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से आपको प्रश्न रह सकता है। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसकी स्थापना जो है कॉलबर्ट द्वारा किया गया। 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई। 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में कोठी बनाया गया। तो यहां से ये फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। एक जो महत्वपूर्ण युद्ध मैंने देखा है, कई बार पूछा गया है, वो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो होता कब है, 1746 से 48। अब यहां पर समझिए, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं, इसमें टकराव हो रहा है। अब अंग्रेज पुर्तगालीज को हरा चुके हैं, वह एक कमजोर शक्ति बन गया, उससे प्रभावशाली ब्रिटिश बन चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फ्रेंच यहां पर आ चुका है। फ्रांस वाले और अंग्रेजों में, ब्रिटिश में बहुत झगड़ा होता रहा है। अब यहां पर ये दोनों भारत की धरती पर भी लड़ रहे हैं। लड़ाई क्यों हो रहा है? ऑस्ट्रिया में, यूरोप को लेकर के। वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध का विस्तार होता है, और इसका जो है निश्चित तौर पर असर यहां देखने को मिलता है। तात्कालीन कारण, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा किया गया। नवाब अनवरुद्दीन की सेना फ्रांसीसियों से हार जाती है सेंट थॉमे अडियार नदी के पास, और 1748 ईस्वी में एक्स लॉ शॉपेल की संधि होता है, और फिर इस वजह से मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल जाता है। तो ब्रिटिश का विस्तार यहां से देखने को मिलता है, और फ्रांसीसी का विस्तार धीरे धीरे कम होता जाता है। डुप्ले का महत्व क्या है? भारतीय राजनीति में यूरोपीय हस्तक्षेप की नींव रखने वाली व्यक्ति में माना जाता है। डुप्ले को निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यूरोपीय सेनाओं को भारतीय शासकों के खर्च पर नियुक्त करा दिया। अंग्रेजों के लिए भारत विजय की रणनीति का मार्ग प्रशस्त करने वाला डुप्ले ही था। तो कुल मिलाकर के ये चीजें आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रांसीसी भी गायब होते गए, और ब्रिटिश में अगर जो देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका प्रभुत्व भारत में बढ़ता चला गया। इस तरह से यूरोपीय आए और किस तरह से भारत में जम गए, व्यापार करने आए थे, शासक बन गए, यहाँ पर लूट खसोट करना शुरू कर दिया, धन की निकासी करनी शुरू कर दी, भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। भारत की प्रशासनिक, वित्तीय और औद्योगिक और सामाजिक चीजों में हस्तक्षेप करने लग गया। और फिर होता है 1857 की पहली क्रांति, और उसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम का मुहिम चलता है। 1947 में सबको छोड़ के जाना पड़ता है। ये पूरी चीजें हैं। तो एंट्री कैसे होता है, एग्जिट कैसे होता है? अब इसी चीज को, यूरोपियों का एंट्री और यूरोपियों का एग्जिट भारत से, इसी बीच के दरमियान जितनी भी घटनाएं होता है, उसी को हम आधुनिक भारत के नाम से पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इसी का नाम है। मामला क्लियर है? अब चलिए यहां पर 10 क्वेश्चन इसी से फटाफट बना लेते हैं, और फिर देखते हैं सॉल्व करके। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? लास्ट वाला जो ये वर्ड होता है ना, पुछल्ला शब्द, टेल वाले वर्ड, इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको घुमा सकता है। अब देखिए, दुआर्ट बारमोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नुनीज, ये सब के सब अगर देखा जाए तो महान यात्रियों के नाम कहे जाते हैं, समुद्री यात्रियों के नाम से। पीटर मुंडी की अगर चर्चा करेंगे तो 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला यह एक ब्रिटिश व्यापारी था, एक लेखक भी था, एक समुद्री यात्री भी था, घूमना इसको बहुत पसंद था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला अगर कोई पहला ब्रिटिश नागरिक है दोस्तों, तो वह पीटर मुंडी ही है। ध्यान रखिएगा, ये कौन है? ब्रिटिश नागरिक। एक अलग से फैक्ट मैंने बता दिया, क्योंकि चाय भारत में बहुत लोग पीते हैं, तो मैं जब एक बार चाय पे सोचने लगा कि भाई कहाँ से ये आया, तो चीन की चाय को लेकर के मुझे ये फैक्ट मिला था। चीन की चाय को लेकर के पहली बार बात इसी ने किया था, ये चखा था, ठीक है। और अगर फिर अब देखिए ये सब कौन है, आपको क्या पूछा गया? पुर्तगाल देश का नहीं था, यानी कि पुर्तगालीज यात्री नहीं था। ये भी है, ये भी है, पीटर मुंडी नहीं, क्योंकि ये ब्रिटिश है। ये आपसे पूछा गया है। अब भारत में अगर ये इसका काम देखेंगे ना, तो चूंकि मैंने कहा इसको यात्रा करना बहुत पसंद था, तो ये पटना भी गया है, आगरा भी गया, सूरत, कई नगरों की यात्रा किया, और अपनी यात्रा वृत्तांत में इन सब चीजों का उल्लेख भी किया है, ठीक है। तो पीटर मुंडी के साथ चलेंगे आगे। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? मैंने आपको विस्तार से ये बताया था, अगर आपको याद हो तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ कहाँ पर होता था? कोचीन में।
भारत में प्रथम दुर्ग की अगर बात करेंगे, मतलब ऐसे समझिए कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण अल्फांसो द अल्बुर्क, जो उस समय देखा जाए, हालांकि इस समय वह गवर्नर नहीं रहता है, कई बार मिलान करो में दे देगा, आप टिक मार के आएंगे हाँ हाँ अल्बुर्क ही बनवाया था, गवर्नर होगा, नहीं, जिस समय ये होता है गवर्नर नहीं रहता है, 1503 ईस्वी में ये होता है, लेकिन 1503 में अल्बुर्क को गवर्नर नहीं रहता है, कोचीन में होता है। ठीक है, ये सही बस फैक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? आज जो हम कलकत्ता की बात करते हैं उसमें देखने को मिलता है। अब यहां पर समझिए, चार्ल्स आयर, जॉब चॉर्नाक, गैरोल्ड अग्नियार या फिर विलियम नॉरिस। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख होते हैं जॉब चॉर्नाक। इसने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनौती, वहां कहा जाता है, कलकत्ता का एक स्थल है, एक जगह है, उसको चुनता है। और इसी व्यक्ति को कहा जाता है कि इसने कलकत्ता नगर की स्थापना भी किया। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, जॉब चॉर्नाक की बात। चलिए, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? यह महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। और 4 में देखेंगे कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, भारत में पहला नगर निगम की बात जो होता है वह 1688 ईस्वी में, और कहां पर? मद्रास में। ठीक है, तो मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। 5वां, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? देखिए क्या पूछा गया है, ब्रिटिश कंपनी। गलती से भी दिमाग में यूरोपीय कंपनी नहीं लाना है। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी, यानी कि ब्रिटेन पे आके अब आपको टिक जाना। यूरोपीय सोचेंगे तो आप पुर्तगालीज भी सोचेंगे, फ्रांसी भी, डच भी सोचेंगे, नहीं, यहां पर हम ब्रिटिश कंपनी। भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किसको प्राप्त हो गया? वह लिवेंट कंपनी हुआ करता था। ईस्ट इंडिया है ना, आप धूमधाम से सब टिक लगा के आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसीलिए गलत हो जाता है। लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, ये 1592 में भी हो गया था। और ये कैसे हो गया था कि भैया आप स्थल मार्ग से व्यापार कर सकते हैं। 31 दिसंबर, ये 92 की बात है, 1592, और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किया था। तो आप जो पढ़ते हैं वह ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के वह समुद्री मार्ग से था, लेकिन वह 31 दिसंबर 1600 को भी था। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला कंपनी लिवेंट कंपनी हो चुका था, स्थल मार्ग से इसको मिल चुका था। क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे जानते हुए चीजों को नहीं गलत करना है, और ये कंफ्यूजन वाला होता है, यही गलती होता है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? यह प्रश्न पूछा जा चुका है एक पीसीएस में। ठीक है, तो कौन था आपको ध्यान है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अभी मैंने समझाया था। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया था। अब 1600 के हिसाब से चले जाइए, सोचिए, भारत में मुगल साम्राज्य पे आइए, 1600 के समय में यहाँ का बादशाह कौन होगा? सोचिए, अरे बाबर चला गया, अब सोचो हुमायूं गया, अब सोचो कौन सा, तो कौन होगा? अकबर, बादशाह अकबर 1600 में। क्योंकि बादशाह अकबर का कार्यकाल क्या है? 1556 से शुरू हो जाता है, और ठीक यहां पर 1605 तक होता है। तो बताइए कितना पे आ गया? अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की बात की गई थी, कब हुआ था? 1600 में, 31 दिसंबर इसको अधिकार पत्र मिल रहा होता है, 31 दिसंबर 1600 को। तो कुल मिलाकर के ये तो फिर इसके बीच में आ गया ना। क्लियर है ना, तो अकबर ही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाता है, इसलिए अच्छा प्रश्न है ये, आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगाना पड़ेगा। आजकल पीसीएस में ऐसे प्रश्न आने लगे हैं, मैं इसको अच्छा प्रश्न मानता हूं। सीधे सीधे फैक्ट ना देकर के थोड़ा सा आपसे दिमाग घुमा लेगा। हालांकि बहुत तो कुछ नहीं था, लेकिन गलती करते हैं लोग। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा, मैंने ये समझाया है कि दोनों के बीच झगड़ा होते रहता था। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, चलिए, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ओके, अंग्रेजों और फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये आपसे कहा गया है। ये 4 चीजें यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब समझिए,
कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो देखेंगे वो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार हेतु हुआ था, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हो गया था और उसका यह विस्तार होता जा रहा था, जिसका प्रभाव आपको यहां भी देखने को मिला, जो भारत की बात है आप कहेंगे। अंग्रेज सरकार की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1646 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ कर दिया। दोनों आपस में उलझ गए। अंग्रेज सरकार कहने का मतलब ना वहां पर जो है ब्रिटेन की सरकार कह रही है, ना फ्रांसीसी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अब झगड़ा नहीं करना है, व्यापार करके लाओ, लेकिन यहां पर ये जो है झगड़ा होने लगा। अंग्रेज कैप्टन होता था बर्नेट, उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर क्या किया गया, अधिकार कर लिया गया। और जब यह अधिकार किया गया तो वह उसका तात्कालिक कारण बना। बहुत सारी कहानी है कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी वगैरह उत्तराधिकार को लेकर जंग था। प्रश्न क्या है, ठीक से देखिए, तात्कालिक कारण, यही कहते हैं कि प्रश्न को ठीक से पढ़ना, उसके कीवर्ड को समझना। पूछा गया अब दोनों चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी उत्तराधिकार को लेकर जंग था वहां पे, लेकिन मुख्य कारक यहां पर तात्कालिक कारण था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट, कहा गया था मत लड़ना, लेकिन इसी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना एकदम उपद्रव कर दी और फ्रांसीसी जहाजों को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। बस क्या, दोनों उलझ गए, घमासान शुरू हो गया। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जहाजों का अधिग्रहण को लेकर के मसला था। कौन कैप्टन था? बर्नेट, लिख लीजिए नाम यहां। ये कहां का था? ब्रिटेन का, ठीक है, अंग्रेज कैप्टन था, तो ये डी हो गया। आगे बढ़ जाए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? ठीक से समझिए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया? क्या वह सूरत में था, क्या वह पुलिकट में था, क्या कोचीन में था, या फिर कासिम बाजार में था? अब आपको ध्यान होगा, मैंने आपको मैप पे भी बताया था, और वह जगह कहां पर पड़ता है साथियों? गुजरात का एक जगह, शहर जो है वो कहां पर? सूरत में पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि दक्कन में यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसी को लेकर के बात किया गया है, ब्रिटेन दिमाग में नहीं रखना है। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। अब यहां पर समझिए, फ्रांसीसी को लेकर के बात किया गया, ब्रिटेन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना हुआ करता था, है ना। हमने हमेशा इस चीज को देखा, इसलिए मैंने कहा कि उसकी कमजोर नौसेना की वजह से ब्रिटेन पहले पहुंच जाता था, अफ्रीका भी पहले पहुंचा, बाद में ही पहुंचता था। तो ये चीज एक हमेशा रहा। अब ब्रिटेन के पास क्या होता था कि हमेशा उसकी फौज जो थी वो बहुत शक्तिशाली था, खास करके नौसेना। तो यहां पर भी ये रहता है, फ्रांसीसी जो शक्ति आंदोलन स्थापित होता है दोनों के बीच, असफल रहने का मुख्य कारण है कि अंग्रेजों की फौज जो है वो काफी विशाल होता है ना, काफी शक्तिशाली, और इसका फायदा देखने को इससे मिलता है। 10वां, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। यह पूछा जा चुका है ना, ध्यान रखिए। क्या वह बिहार है, क्या वह गुजरात है, बंगाल है, क्या वह मद्रास है? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हम सभी जानते हैं। आज भी अगर खनिज को लेकर के बात करेंगे, सोचिए, शोरा को लेकर के जरा सोचिए। चलिए अफीम छोड़ दीजिए, बहुत सारी चीजें। शोरा को लेकर, शोरा कहाँ होता है? शोरा जो है वह बिहार में, तो यहां पर बिहार के साथ हम लोग जाएंगे। क्लियर है चीजें? अब ये निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ये 4 विकल्प आपके पास है, 4 में से एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता है क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।